स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कुमार कॉन्सेप्ट पे। तो इस वीडियो को आज हम भाग 3 के अंतर्गत जो भी टॉप अनुच्छेद है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने भाग 1 भाग 2 बता दिया था और भाग 3 बताने की बात थी। तो भाग 1 में अनुच्छेद 4 1 2 3 4 तक बताया था और इसके बाद 11 तक अनुच्छेद हो गए थे। और भाग 3 जो है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और भाग 3 में ही आता है मूल अधिकार। मूल अधिकारों को जानेंगे और यहाँ पे एक बेसिक जो कि अनुच्छेद के रोड मैप के हम तैयार करेंगे। और ये क्लास आईएएस पीसीएस और समीक्षा अधिकारी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी फैक्ट वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, सीधे सीधे उठा के अनुच्छेद ही पूछ दिया जाता है। उस अनुच्छेद उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। ये क्लास सभी के लिए उतनी आवश्यक है, क्योंकि आपको ये क्लास सिर्फ स्टूडेंट होने के नाते ही नहीं पता होना चाहिए। ये एक आप भारत के आम नागरिक भी हैं तो भी ये आपको क्लास आपको पता होना चाहिए कि आप अनुच्छेद जो 12 से लेकर 35 तक है, जो मौलिक अधिकार है हमारे क्या है, भारत के राज्य की सीमा, सभी चीजें और स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सभी चीजें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो आइए आज हम बात करेंगे भाग्य 3 के बारे में। भाग 3 जैसे राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में, जैसे आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा। और आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है, देखिए राज्य को परिभाषित करने का क्या यहाँ आवश्यकता रहेगी कि यहाँ पे सारे मूल अधिकारों में आप देखेंगे कि राज्य को बताया गया है। तो अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों में कोई कमी नहीं की जा सकती। कौन? राज्य नहीं कर सकता है मूल अधिकारों में कोई कमी नहीं की सकती, क्योंकि राज्य को यहाँ रोका गया है मूल अधिकारों को कम करने से। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे राज्य को परिभाषित कर गया है। आर्टिकल 13 भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 13 को संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल कहा है। क्यों कहा होगा, पहले हम आर्टिकल को समझते हैं। पहले आप देखेंगे इसमें ऐसा क्या है कि बाबा साहब ने इस अनुच्छेद को बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों बताया 395 अनुच्छेदों में से। आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आर्टिकल 14 से, ये जो आर्टिकल 14 से लेके 35 तक जो मूल अधिकार दिए गए हैं, इसमें इसमें राज्य को परिभाषित किया गया। इसमें कोई कमी नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ से मूल अधिकार शुरू है। तो इसमें संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती अनुच्छेद 13 में, या किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जा सकता जो मूल अधिकारों को घटा दे या कम कर दे। एक तो मूल के अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती। दूसरी बात इसमें देखिए विधि की परिभाषा, विधि की परिभाषा मतलब विधि को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 13 में। विधि क्या है? विधि यानी कोई भी नियम या कानून या उपनियम या रूढ़िवादी रूढ़िवादिता जो चली आ रही है अभी तक, वो विधि की परिभाषा के तहत आएंगी। और इसके लिए क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यस मतलब हाई कोर्ट। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस आर्टिकल की, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब कोई भी व्यक्ति या संस्था मूल अधिकारों के हनन पे जाती है, पहुंचती है कोर्ट, तो कोर्ट के पास क्या अधिकार है या संविधान ने कौन से अनुच्छेद में अधिकार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस विधि को या नियम को जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है या कम कर रहा है, खत्म कर रहा है, शून्य घोषित कर सकती है, नील कर सकती है। तो उसी चीज का आधार है आर्टिकल 13। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है आर्टिकल 13।
अनुच्छेद 13 ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये सबसे लिए इम्पोर्टेंट अधिकार अनुच्छेद है। इसमें अब दो चीजें हैं, आर्टिकल 13 में दो चीजें आप लोग देखिएगा यहाँ पे। 1947 से पहले कोई भी विधि या जो मूल अधिकारों को कम करती हो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है या शून्य कर सकती है। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकती है, शून्य कर सकती है, ठीक। दूसरा नियम है 1947 के बाद संसद द्वारा बनाया गया नियम जो मूल अधिकारों को कम करती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है, हाई कोर्ट भी रद्द कर सकती है, आर्टिकल 13 के तहत नील कर सकती है इसको या शून्य कर सकती है। और उसी मात्रा में, जितनी मात्रा में वो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है उसी मात्रा में रद्द कर सकते हैं। जैसे जैसे कोई ऐसा नियम बना दिया संसद ने जिससे मूल अधिकारों में कमी हो रही है तो उसे तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। उसे शून्य घोषित कौन करेगा? या तो उच्च न्यायालय या तो सर्वोच्च न्यायालय। चलिए, आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ गए होंगे और याद रहेगा आपको। आर्टिकल 14 देखिए, सॉरी, आर्टिकल 14 से पहले हम इन अधिकारों की बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे शुरू हुए हैं आपके फंडामेंटल राइट, जिसे हम कहेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार पहला है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार जिसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले 7वां भी था जिसे हम कहेंगे संपत्ति का अधिकार, जो निरसित हो गया है। ये 44वें संविधान संशोधन, ये 1978 में, ये पहले मूल संविधान में था। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार था, इसे निरसित कर दिया गया। निरसित मतलब निकाल दिया गया, हटा, अबलिश कर दिया गया, ठीक। तो अब इसे रख दिया गया है मूल अधिकार से हटा के वैधानिक अधिकारों में रख दिया गया है, ठीक। कानूनी अधिकारी हो गया है अब संपत्ति का अधिकार। तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 6 अधिकार है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे, कौन से अधिकार में कहां से कहां तक अनुच्छेद है, वो कैसे याद हो? वो सबसे इजी टास्क है। देखिए, समता का अधिकार, अब देखिए आर्टिकल 14 से लेके 18 तक क्या है? समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध का अधिकार आर्टिकल 23 और 24। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 से लेकर 35। 32-35। आप सोचेंगे कि आर्टिकल 31 कहाँ गया? संपत्ति का अधिकार था जो कि अब खत्म कर दिया गया है, उसे वैधानिक अधिकार। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट रुचिपूर्ण है। देखिए कैसे यहाँ पे समता का अधिकार आर्टिकल देखिए 14 से 18, इसमें 5 अनुच्छेद आ रहे हैं। समता के अधिकार में कितने अनुच्छेद आ रहे हैं? 5। समानता मतलब कौन सी समानता, समानता दी गई है हमें, कौन सी समानता दी गई है हमें ये समझना है। क्या ऐसी समानता हम मानते हैं कि बड़े को, बुजुर्ग को, अपंग को, एक गर्भवती महिला को, सबको एक बराबर लाइन पे खड़ा कर दिया जाए फिर उसे कंपटीशन करने के लिए कहा जाए? क्या ऐसी हम समानता को अपनाया गया है? ये होती है एब्सोल्यूट इक्वलिटी। एब्सोल्यूट इक्वलिटी कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती, वो एक नेगेटिव, एक नकारात्मक है। कैसे? कभी भी कोई बुजुर्ग और युवा बराबर नहीं हो सकते, कभी भी एक अपंग और सामान्य पुरुष बराबर नहीं हो सकते। यानी हमें संविधान में समानता का अधिकार दिया है, लेकिन वह समानता का अधिकार कैसा है? हमारे हाथ के जैसे। कैसे? हमारी 5, हमारा 4 उंगलियां और एक हमारा थंब, हम इसमें से कोई भी 5 में से एक मिसिंग हो तो कभी भी हमारे हाथ में वो ताकत नहीं हो सकती जो हम कोई काम कर सके। अगर इन 5 को एक जैसे एकदम इक्वल बना दिया जाए, सबको एक समान,
तो हमारे हाथ की खूबसूरती खत्म हो जाती। अपने हाथ को देखिए, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये किसकी बात करते हैं? समानता की बात करते हैं। यानी समानता कैसी? जैसे कुछ कुछ विभेद हो, कुछ कुछ इनइक्वलिटी हो, वो कैसी इनइक्वलिटी कैसी हो? जस्टिफाई करने वाली हो, न्यायपूर्ण इनइक्वलिटी हो, जिसे जस्टिफाई किया जा सके। यदि यह पांचों उंगलियां अगर बराबर होती, एक समान होती, तो हमारे हाथ की खूबसूरती कम हो जाती है। इनमें समानता है, इनको बहुत लंबा या बहुत छोटा कर दिया जाता तो भी हमारी समानता खराब हो जाती। समानता का अधिकार हमें कैसे याद रहेगा? हमारे हाथ की 5 उंगलियों की तरह। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। तो आप कभी नहीं बोलेंगे समानता कैसी होनी चाहिए? हमारे हाथ के खूबसूरती जैसे, जिसमें इक्वलिटी भी है और इनइक्वलिटी भी है। तो हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 4 उंगलियां, एक अंगूठा, कुल मिला के 5। उसी तरह समानता का या समता का अधिकार जो है 14, 15, 16, 17, 18 है। अब आप कभी नहीं भूलोगे समानता का अधिकार। अब ये हो गई 14 से लेकर 18 तक की बात। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। 19, 20, 21 और 22। ये 19, 20, 21, 22 ये 4 अनुच्छेद स्वतंत्रता में दिए गए हैं। अब स्वतंत्रता में क्या है? फ्री। हमें क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, हम फ्री रहना चाहते हैं। अब बार बार क्या बोलते हैं? हम मुझे फ्री छोड़ दो, मैं फ्री रहना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फ्री वर्ड को याद करना है। आर्टिकल 19 या फारडेबली, ये 4 है। 19, 20, 21, 22। अब फ्री वर्ड याद कर लीजिए। इसमें से ये 4 आपको क्या बताएंगे? 4 अनुच्छेद। ये 4 अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 ये 21, ये 19, 20, 21, 22 ये क्या किया है? स्वतंत्रता के अधिकार, मतलब 4 अधिकार है जो स्वतंत्रता करे। अब 2 अधिकार हम पढ़ लिए, समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये आप कभी नहीं बोलेंगे कि फ्री से 4 हमें आ रहा है, तो 4 इसमें अनुच्छेद है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? तीसरा, शोषण, राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन, मतलब स्वतंत्रता दे दी, समता दे दी, अब क्या चाहिए हमें? शोषण। वैसे भी हमें किसी चीज को रटना नहीं है। समता के बाद स्वतंत्रता आएगा कि स्वतंत्रता के बाद समता? पहले हमें इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद कोई भी इंसान समता, स्वतंत्रता के बाद कोई क्या चाहता है? समता के बाद कोई फ्री रहना चाहता है, फिर अपने से कोई चीजें कर पाए, फिर स्वतंत्रता दी गई है। फिर स्वतंत्रता, कोई आपकी स्वतंत्रता और समता का शोषण न कर ले, एक्सप्लॉइट न कर ले, इसका अधिकार दिया गया अनुच्छेद 23 और 24, जिसमें 2 अनुच्छेद है। आर्टिकल 23 और 24। आपको कैसे कोई शोषण कर सकता है? जनरली हम कोई क्या याद रखते हैं? जब गन, आप देखिए गन से आप किसी का भी शोषण कर सकते हैं। जैसे आपको किसी ने गन दिखा दी है, हम कॉमन मैन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम नहीं यह बात करें कि एक गुंडे ने किसी दूसरे गुंडे को, तो वो एक दूसरे से वहां पे हम यहाँ पे कॉमन मैन की बात करें। अगर आपको किसी ने गन दिखाई तो आपका क्या हो सकता है? शोषण हो सकता है। ये नॉर्मल बात है। मैं ये काम, इसमें देखिए आपकी 2 फिंगर आ रही हैं, गन को आप ऐसे दिखाएंगे तो इसमें कितनी उंगली? 2 आ रही हैं, तो दो, तो ऐसे 2 फिंगर्स आ रहे, किसको इंडिकेट कर? शोषण को, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस तरह आप कौन याद करेंगे? आप याद करेंगे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो आप इसको नहीं भूलेंगे। ये थोड़ा सा आपको फनी लग सकता है, लेकिन पर्पज इसका क्या है? पढ़ाने का। सीधे भी बताया जा सकता है, समझाया जा सकता था, इजी लैंग्वेज बताई जा सकती थी, थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आता है। दूसरी चीज, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं आप। आर्टिकल 17 कौन सा था? 19 किस में था? 15 कहाँ आता है? 23 कहाँ आता है? अब नहीं भूलोगे कि अब किस में कौन सा आता है। अब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे बात करेंगे। चौथा जो है मूल अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता। हमें हमारे संविधान ने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, मतलब हमारे संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। देखिए हम कहते हैं 4 बड़े धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बार बार कहते हैं ये मेजर रिलीजन है। बहुत जन आप नहीं जोड़ते हो, जुमले बोलते हो जो 2 लाइन के
उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में हैं भाई भाई। तो हम खुद स्वीकारे हैं, आपने खुद स्वीकारा है कि मेजर रिलीजन 4 है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आपको धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार कितने दिए गए हैं? 4 दिए गए हैं, 25, 26, 27, 28। तो इसी तरीके से याद कर लीजिएगा इसे। हमें क्या आएंगे? 25, 26, 27 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अभी इसके अंदर क्या लिखा गया वो बातें अभी एक्सप्लेन होना बाकी है। आप धैर्य बनाए रखिए, इसी क्लास में मैं याद करा दूंगा आपको कि क्या क्या है। आप बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कौन कौन से? आर्टिकल 29 और 30। 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो हमें संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जब शिक्षा में नीट का एग्जाम क्लियर हुआ, कोई XYZ कोई भी एग्जाम आपका यूपीएससी का क्लियर हुआ तो किसी को आप देखते हुए विक्ट्री का चिन्ह बना, साइन क्या दिखाता है? विक्ट्री। न्यूज वाले या कोई वाले फोटो जो आप देखते हैं पेपर में तो क्या होता है? एजुकेशन के मामले में वे क्या कहते हैं? विक्ट्री। एजुकेशन को आप विक्ट्री से याद रखेंगे। विक्ट्री में कितनी उंगलियां काम में आती हैं? 2। तो कभी विक्ट्री को आप ऐसे नहीं बनाते हैं, फिर 2 बनाते हैं। और क्या करते हैं यहाँ पे? वही के कितने अनुच्छेद हैं? 29 और 30। ये 2 अनुच्छेद जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में आ गए। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से लेके 35, 32 से लेके 35 तक क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अधिकार मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आपको पूरा हो गया भाग 3। अब समता का अधिकार, ये से आपको याद रखना है एंड से 14, 15, 16, 17, 18। अब स्वतंत्रता का अधिकार, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। FREE फ्री मतलब 4 आर्टिकल फ्री, FREE फ्री 19, 20, 21, 22। अब उसके बाद क्या चाहिए? शोषण न कर पाए। शोषण का आप देखिए गन पॉइंट से तो 2 उंगली आपको दिखाई जा रही है, तो शोषण 23, 24। और धर्म की स्वतंत्रता तो 4 मेजर रिलीजन है, 29, 30। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जैसे 25, 26, 27, 28, 4 रिलीजन है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसी तरह 25, 26, 27, 28 ये 4 आर्टिकल कौन से हैं? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29, 31, 29, 29, 30। 29, 30 क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। जैसे विक्ट्री का साइन दिखाते हैं तो यहाँ पे 2 है, 29 और 30। और 32 से लेके 35 तक क्या आएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंदर की भी चीजें हैं, ये मैं एक स्ट्रक्चर के रूप में आपको बता दिया हूँ, और इसके अंदर की चीजों को मैं अभी यहाँ पे क्लियर करूंगा कि 14, 15, 16, 17, 18 कैसे कैसे होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे आपके किसी अधिकारों का हनन करता है तो उसका उपचार कैसे किया जा सकता है, उसको आर्टिकल 32 से लेके 35 तक बताया गया। चलिए अब मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। आर्टिकल 14 क्या बात करता है इसको मैं बताऊंगा। ठीक, आर्टिकल 14 से हमारे क्या है? मूल अधिकार शुरू हो रहे हैं जो हमें संविधान ने दिए हैं। अब ये इसको मिलाते हैं, विधि के समक्ष समता। ठीक है, चलिए अब इसको मैं डिटेल्स में बात करता हूँ। ठीक है, हाँ तो अभी हम लोग देखें ये क्या कहते हैं कि अनुच्छेद 12, 13 पढ़े हैं, और फिर मूल अधिकार को मैंने बताया, और मूल अधिकारों को अब एक एक मूल अधिकार को एक एक आर्टिकल को मैं थोड़ा डिफाइन करते हुए चलूंगा आपको, क्योंकि आसानी से ये चीजें आपको समझ में आ जाए। मूल अधिकार के एक एक अनुच्छेद को मैं थोड़ा अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करूंगा, क्योंकि PCS प्री या IAS में मेंस में भी अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से लिख जाएंगे और चीजों को समझ लेंगे, क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। तो 12, 13 मैंने बताया ही। अब यहाँ बात करेंगे अनुच्छेद 14, जो कि विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण है। मतलब राज्य के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को विधि की या
कानून के समक्ष समानता तथा विधि या कानून का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसको दो तरीके से समझेंगे। कानून का समान संरक्षण क्या होता है, अगर इसे पॉजिटिव वे में लिया जाए, वैसे कानून के समक्ष समानता मतलब कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे टू टाइप के व्यक्ति हैं, आपके गांव का कोई आम नागरिक हो जिसका नाम जैसे हरि हो, सुरेश हो, रमेश हो, कोई भी हो, उसके लिए भी वही नियम लागू होगा जिसके लिए जैसे कि अंबानी और बिरला के लिए होगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। कैसे अपवाद हैं? जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल, सांसद और विधायक, राजदूत और कूटनीतिज्ञ, इनको क्या है, विशेष अधिकार हैं, ये अपवाद के तौर पे आते हैं। लेकिन और जो दो चीजें आम आदमी और चाहे अंबानी बिरला हो चाहे कितने भी अमीर आदमी हो, उनके लिए सभी लोग विधि कानून के समक्ष समानता है। ठीक। अब जैसे अपवाद में क्या है, कानून के समक्ष समानता के कुछ अपवाद भी हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत नहीं की जा सकती है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के जैसे दीवानी मामले में, जैसे राज्यपाल को 2 माह के पूर्व सूचना देकर दीवानी मामले में कार्यवाही की जा सकती है। मतलब 2 माह पहले पूर्व उनको सूचना दी जाएगी, फिर उसमें कार्यवाही की जा सकती है। फिर सांसदों और विधायकों को भी यह अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त है और इसी प्रकार विदेशी कूटनीतिज्ञों और राजनीतिज्ञों, ठीक, राजदूतों को भी यह विशेष अधिकार प्राप्त है। ये एक तरीका हो गया। और लेकिन अगर इसे पॉजिटिव वे में दूसरे तरीकों को बात करें, विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण जो कि है, और उसमें अगर कानून का समान संरक्षण किया जाए तो यह एक सकारात्मक अवधारणा है। यह अर्थात कानून प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार करेगा, लेकिन उसके लिए परिस्थितियां भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करेगा, लेकिन उसके लिए क्या होनी चाहिए, परिस्थितियां भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अर्थात यदि परिस्थितियां असमान होंगी तो कानून का व्यवहार भी असमान होगा। संविधान में भेदभाव के आधार का उल्लेख नहीं है। यह आधार राज्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं और पिछड़े, परंतु भेदभाव अतार्किक और मनमाना सिद्ध हो जाए तो इसे न्यायालय क्या होता है, न्यायालय इस नियम को क्या कर सकता है, कोई अगर भेदभाव आप अतार्किक तौर पर सिद्ध हो जाए तो उस पे न्यायालय क्या करता है, पाबंदी लगा सकता है। अब जैसे कैसे भेदभाव किया जा सकता है, जैसे इसमें कौन सा तर्क सही है, कैसे आधार होने चाहिए, जैसे इसमें कौन सा आधार है, सामाजिक आधार है और भौगोलिक आधार है। तो सामाजिक आधार पे आप क्या भेदभाव कर सकते हैं, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिला या वृद्ध और बच्चे, उनके पक्ष में किया गया भेदभाव उचित भेदभाव है। ये चीजें की जा सकती हैं, क्योंकि एक गर्भवती महिला है चाहे एक पुरुष जो काम कर सकता है, उसका बनावटी स्ट्रक्चर है, जैसे वो उनका क्षमता के हिसाब से भी काम देना चाहिए। ठीक। तो ये सब चीजें हैं। और SC ST मतलब ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं और दबे कुचले लोग हैं। दबे कुचले और शोषित वंचित लोग जिन्हों समाज की विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं। तो ये एक तार्किक तर्क है, तो इसे हम करते हैं। यहाँ पे भेदभाव होता है, तो ये उचित भेदभाव है। और भौगोलिक आधार पर कैसे, पुलिस सेवा में ऊंचाई के नियम के आधार पर छूट देना। जैसे पुलिस सेवा में कोई पहाड़ी क्षेत्र जैसे गोरखा रेजिमेंट, वहां पे हाइट, इधर मैदानी भागों में क्या होते हैं, यहाँ पे हाइट के मामले में देखा जाता है जितना हाइट यहाँ पे नहीं मांगी जाएगी पुलिस में, जितनी मांगी जाती है उससे थोड़ा कम में भी वहां पे सिलेक्शन होता है। तो वहां पे भी भेदभाव हो रहा है, लेकिन ये उचित भेदभाव है, तार्किक, ये भौगोलिक आधार पे है। तो आर्थिक आधार पर, धार्मिक आधार पर कैसे होगा। अब जैसे धार्मिक आधार पर पुरुष और महिलाओं के बीच मंदिर में प्रवेश को लेकर किया गया भेदभाव अतार्किक है, इसलिए न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। अब जैसे साउथ में कुछ जगह एरिया ऐसे थे जहाँ पे महिलाओं का मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, तो ये एक अतार्किक तरीका था, तो वहां पे न्यायालय ने उसे क्या कर दिया, रोक लगा दिया। तो इस तरीके से हम लोग विधि के समक्ष विधियों का समान संरक्षण
समझेंगे। ये क्या है, आर्टिकल 14 के तहत है। तो ये आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ समझे होंगे। अब हम आते हैं अनुच्छेद 15, ये मौलिक अधिकार है हमारे। अब मैं 14 से लेके 14, 15, 16, 17, 18 ये सब चीजें मैं आपको बताया था, तो आप समझ ही जाएंगे। तो अब 15 में क्या आता है, राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब कि राज्य जो होता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर के स्थान पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। बट अब 15(2) में क्या किया गया है, सार्वजनिक स्थानों पे, अनुच्छेद 15 के 2 में सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा। सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा 15 में, ये देखें। लेकिन अब यहाँ पे दूसरे में क्या कहेगा, सार्वजनिक स्थानों पर भी भेदभाव नहीं होगा। सार्वजनिक स्थान क्या होंगे, दुकान, होटल, मनोरंजन के स्थान जहाँ जैसे सिनेमा घर होंगे, और सार्वजनिक रेस्टोरेंट, कुआं, तालाब, स्नानाघाट आदि। ये यहाँ पे क्या करेगा, राज्य भी मतलब कोई भेदभाव नहीं करेगा किसी के द्वारा, सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। और राज्य स्त्रियों, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, किसमें, 15(3) में। तो 15(3) में कैसे कर सकता है, इसको मैं अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से, महिलाओं और बच्चों के हितों के संरक्षण के लिए राज्य प्रयास करेगा। क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक, राज्य स्त्री बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं 6 से 14 वर्ष के अनुसार देखते हैं मुफ्त अनिवार्य शिक्षा। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा भविष्य तभी सुरक्षित है कि हमारे बच्चे जो होंगे हमारे समाज में, उनको सही शोषण ना हो, उनके कोई ऐसा नियम लाके उनको अलग करा जाएगा, ये ना कि सभी को ऐसे। अब उनके लिए आपराधिक कानून, जैसे कोई घटना, जैसे बाल गृह होता है, जैसे कारागार होता है, बाल कारागार, वहां पे बाल सुधार कारागार में उसे रख के उसे सही किया जा सकता है, फिर छोड़ा जाता है। तो ऐसे क्या कई नियम बनाए गए। ठीक, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 15(4) जोड़ा गया। क्या गया, 15(4) जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए SC, ST, OBC के लोग भी प्रावधान करेगा। ठीक, उत्थान के लिए विशेष प्रयास करेगा। अब ये देखिए 15(4). अब 15(5) क्या कहता है, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था करेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था कैसे करेगा, जैसे कि 93 संविधान संशोधन 2005 में हुआ के द्वारा 15(5) को जोड़ा गया। क्या आ गया, 15(5), जिसमें OBC व ST, SC के लिए शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिए गए। ठीक, मतलब कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण दिया गया, जैसे एम्स में, IIT में, दिल्ली में, रुड़की में, जैसे क्या हुआ वहां पे आरक्षण की बात की गई। आर्टिकल 340 जो है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, जिसके आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक आयोग का गठन करेगा, और इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। ये कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति इस आयोग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाएगा। ठीक, अब ये चीजें तो हम लोग समझ गए क्या है, 14 अनुच्छेद 14 क्या समझ गए, विधि के समान समक्ष क्षमता होगी, सभी के समान। इसमें 2 टाइप का है कि कोई भी आम व्यक्ति हो या विशेष व्यक्ति हो। कोई विशेष क्या मतलब, कोई अमीर व्यक्ति हो, खूब धन दौलत हो, उसको सभी को विधि को समक्ष समझता। लेकिन इसमें कुछ जगह अपवाद है, राष्ट्रपति हो गए, संसद हो गए, विधायक हो गए, राजनीतिक हो गए, जो ये सब चीजें हैं, कूटनीतिज्ञ हो गए। अब इसमें आ जाए 15 में, राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, और राज्य में स्त्री बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। राज्य कौन करेगा, स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष, कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, उनको ठीक है उस हिसाब से करेगा। स्त्री के लिए क्या करेगा, कुछ नियम बना के करेगा। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग SC, ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ठीक, कौन करेगा, 15(5) में राज्य करेगा। अब आइए सरकारी नौकरी, जिसे हम कहते हैं लोक नियोजन में अवसर, अनुच्छेद 16। लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। ठीक, अब राज्य भेदभाव नहीं करेगा, किस आधार पे नहीं करेगा,
7 आधार इसके रखे गए हैं। राज्य भेदभाव नहीं करेगा। 16(2) में क्या दिया गया है? धर्म और मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। निवास स्थान के आधार पर नौकरियों में आरक्षण। निवास स्थान के आधार पर, अब जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र का है, वहां पे जन्मा है, तो उसको नौकरियों में कैसे आरक्षण मिलेगा, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि राज्य कानून बनाकर किसी रोजगार में निवास एक सशर्त को घोषित कर सकता है। 16(3) मतलब निवास स्थान के आधार पर आप क्या कर सकते हैं? आरक्षण कर सकते हैं। सबको समानता की तो बात की गई है, लेकिन आरक्षण यहाँ पे 16(3) अपवाद है। ठीक। और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पे भी क्या कर सकते हैं? आरक्षण। पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में। और चौथा देखिए, चौथा का ये 16(4) का ये पदोन्नति में आरक्षण, 4 का भी कैरी फॉरवर्ड, जैसे बैकलॉग सीट करते हैं, जैसे कैरी फॉरवर्ड, जैसे 100 सीटें हैं जिसमें से 25 सीटें मान लीजिए वो भी सी वर्ग की है, तो जिसमें से 25 सीटों में क्या हुआ कि 20 सीटें जो ही भरी गई और 5 बच गई, तो फिर जब अगली साल विभाग वैकेंसी निकालेगा तो जितनी सीटें फिर निकालेगा, फिर जो पिछले साल की जो बची हुई 5 सीटें हैं उसमें जोड़ के उसे निकाल देगा। उससे क्या कहेंगे? उनकी सीटें उनके लिए रखी गई हैं, तो इसे क्या कहेंगे? कैरी फॉरवर्ड नियम कहेंगे। आप यहाँ पे आप लोग समझ गए 16(4). ठीक। अब 16(5) को हम समझेंगे। ठीक। 16(5) क्या कहेंगे? धार्मिक संस्थाओं में SC/ST को नहीं, मतलब कि धार्मिक संस्थाओं में, ये भी एक अपवाद है। सबको देखिए यहाँ पे कहा गया कि लोक नियोजन में, लेकिन धार्मिक संस्था क्या है? किसी धर्म की है, तो 16(5) जो है किसी धार्मिक संस्था में संबंधित पद केवल उसी धर्म के अनुयायी को दिया जाएगा। मतलब भाई धार्मिक संस्था है कोई, अब मंदिर कोई बना है, वहां के पुजारी कौन? वहां के धर्म के लोग जिसको रखना चाहेंगे रखेंगे। उसमें कोई राज्य नहीं करेगा कि आप वहां पे आरक्षण लागू करके कि SC/ST को भी यहाँ पे दिया जाए, चाहे ऐसा कुछ किया जाए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको आप समझेंगे। और इसमें दिया गया है 8वां जोड़ा गया है 6वां 16(6) में EWS 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके आरक्षण की बात की गई है। किसमें की गई है? 16(6) में। तो मैं ये चीजें लिख देता हूँ आपको, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब इधर मैं लिख देता हूँ 16। एक एक अनुच्छेद मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक। 16(5) में धार्मिक संस्थाओं में SC/ST को नहीं, कोई आरक्षण की बात नहीं की गई। अब 16(6) में क्या किया गया है? EWS को, जैसे इकोनॉमिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं 10%, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, इनके आरक्षण की व्यवस्था की गई। 10% आरक्षण यहाँ पे इनको दिया जाएगा। ठीक। तो इस तरह से हम लोग अनुच्छेद 16 को भी समझे। अब 16 में ये चीजें समझ गए कि 10% आरक्षण कैसे किया, EWS आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। ठीक। अब इस चीजों को समझेंगे। अब अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, मतलब छुआछूत का। 18 क्या है? उपाधियों का। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 17 और 18 इसको मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि एक एक अनुच्छेद को मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे और वहां पे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि एक एक अनुच्छेद की बारीकियों को आप समझेंगे कैसे लागू होता है, कैसे कहाँ क्या किया जाता है, किसमें कौन सा नियम है, वो सारी चीजों को मैं बताते हुए चलूंगा। तो ये क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसको मैं यहीं पे रखूंगा, अनुच्छेद 16 तक लोक नियोजन, क्योंकि 12 से लेके 16 तक पढ़े। 12 में मैंने बताया था 14, 12, 13 बताया, फिर 14 बताया, फिर 15, 16। 15 में मैंने आपको बताया
किस प्रकार से नहीं किया जा सकता है। 16 में लोक नियोजन कैसे होगा, ठीक। 16 में राज्य भेदभाव नहीं करेगा, किस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, धर्म मूल्य मतलब किसी भी नौकरी में इसमें सबके अवसर की समानता। लेकिन 16(3) में ये अपवाद है और 16(5) ये क्या है, अभी ये अपवाद। धार्मिक संस्थाओं में यहाँ पे भी नहीं कि राज्य कोई SC ST का नियम लागू कर देगा कि वहाँ पे SC ST इतने % रखे जाएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं। वो धार्मिक संस्था अगर हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म के किसी को वहाँ के पुजारी बना सकते हैं, ईसाई है तो ईसाई पादरी, फिर मुस्लिम है तो मुस्लिम वो अपना बना सकते हैं। वो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के ये उस पे प्रभावी पड़ जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता पे, ठीक। तो राज्य लोक नियोजन के ये सारी चीजें हम लोग पढ़े। तो अब एक एक अनुच्छेद करके अगली क्लास में आपको मैं बताता हुआ चलूंगा, तब तक इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। वैसे मैं एक मोटा मोटी तौर पे आपको बता दिया हूँ कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक कितने अनुच्छेद हैं और किसमें कौन सी बात की गई, उसको आप थोड़ा रट लीजिएगा। अब मैं 35वां अनुच्छेद को 12 से लेकर 35 मतलब 17 तक तो 16 तक तो बता दिया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये मतलब 35 तक मैं बताते हुए एक एक अनुच्छेद को और उसको बढ़िया से विस्तारित रूप से आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो। तब तक मेरी क्लास में आप लोग का बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर कोई इसमें कमियां हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और अगली क्लास को मैं और बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। जो भी इसमें कमियां रही होंगी उसको मैं दूर करूंगा। जो भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा पूछ सकते हैं और इसको अपने मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो बच्चे समीक्षा अधिकारी PCS और IAS के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि PCS वाले बच्चे तो सीरियस ही हैं, क्योंकि PCS की मतलब पता चला कि 220+ सीटें बाद में बढ़ भी सकती हैं। उसको आप इस दृष्टि से देख सकते हैं उत्तर प्रदेश PCS के लिए। तो पढ़ते रहिए, क्वेश्चन आप करते रहिए, निरंतर प्रयास करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मोटिवेशन की बात है, आजकल मोटिवेशन स्पीकर बहुत हो गए, तो उस मोटिवेशनल स्पीकरों से बचिए और अपने अंदर जब तक आप खुद मोटिवेट खुद से नहीं होंगे, कोई आपको आके मोटिवेट नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप मोटिवेशन की आपको जरूरत पड़ रही है तो एक जैसे कि एक गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत है चलने के लिए, जिस प्रकार से वो पेट्रोल खत्म हो जाएगा वो गाड़ी वहीं रुक जाएगी, उसी तरह मोटिवेशनल आज कि समाज में स्वीट पॉइजन की तरह काम कर रहा है। बच्चे मोटिवेशनल वीडियो ज्यादा देख रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकरों को उनको टेक्निक है अपने तरफ आकर्षित करने की। पढ़ाई किताबों से जूझिए, आप लोग किताबों से पढ़िए, किताबों में समय व्यतीत करिए, फोन और चीजें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद कर लिया करिए। और मोटिवेट अगर आप जैसे आप सूर्य बनिए, सूर्य क्या करता है कि अपने जहां भी रहता है वो अपने अंदर इतनी खुद एनर्जी रखा रहता है कि सारे ग्रह उनसे क्या होते हैं प्रकाशमय होते हैं। तो उसी प्रकार आपको ये नहीं मोटरसाइकिल बनना है कि पेट्रोल जब तक है तब तक हमारी गाड़ी चली, मतलब जब तक मोटिवेशनल सुने और मोटिवेट हुए तो उनकी दुकान तो चल ही रही है लेकिन आपका भविष्य खतरे में है। तो मोटिवेशनल स्पीकरों की स्थिति आप देख ही रहे हैं क्या है। और आप समझदार हैं, अगर सीरियस स्टूडेंट है तो मोटिवेशन से बच के अपने अंदर के खुद के मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट करने का एक यही तरीका है, किसी एक आइडियोलॉजी को आप मानिए, किसी एक को देखिए अपने तौर पे। हमारे समाज में ऐसे ऐसे महान व्यक्ति पड़े हुए हैं, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत में इतने महान महान व्यक्तित्व के लोग रहे हैं कि उनके जीवन को ही आप सोचिए और वो कैसे किए, और आपको खुद अपने भविष्य को तय करना है तो आप उस हिसाब से पढ़िए। और ये ना करिए कि हमें तूफान ही मचा देना, ये कर देना वो कर देना, कुछ नहीं, आराम से पढ़िए, धैर्य से पढ़िए। और इस वीडियो को आप अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे बच्चों के पास। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।